नमस्कार। आज का विषय है इजराइल और हमास के बीच चल रहे द्वंद्व युद्ध का। ये द्वंद्व मैंने नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें मुख्य कर्ता और धर्ता यही तो पक्ष है। इजराइल एक देश है और हमास तो काफी देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, अमेरिका ने भी। किंतु गाजा पर हमास 2007 से एक छत्र शासन और उस क्षेत्र को हमास एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात हमास प्रशासन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये जो स्लाइड मैंने बनाई है इसमें देखिए बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ये लिकुड पार्टी के अध्यक्ष जो अभी इजराइल में शासन कर रहे हैं, और दूसरा पक्ष है इस्माइल हनीय जो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो उसके अध्यक्ष। अब ये पॉलिटिकल ब्यूरो तो वामपंथियों में होता है। यहाँ क्या कर रहा है, इन्होंने वामपंथियों से गोरिल्ला युद्ध सीखी है। तो वामपंथी सोच और सामने वाले को अपने साथ नहीं रखना, उसे समाप्त कर देना, ये हमास में बखूबी है। और ये फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कोई देश नहीं है। हालांकि कई देशों ने इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं है। ये एक इजराइल के बगल में पट्टी है जिसका अपना स्वायत्त है, किंतु उन्हें हमेशा इजराइल के ही पासपोर्ट पे विदेश यात्रा करनी है। ये इस्माइल हनीय का हमास में वर्चस्व 2006 से लगातार है और यासिर अराफात के 2005 में मृत्यु के बाद जब इनकी पार्टी 2006 में चुनाव में जीती और फतह पार्टी परास्त हुई, तब से इन्होंने गाजा पट्टी पर अपना अधिकार कायम कर रखा। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये है हिस्ट्री ऑफ इजराइल। ये मैंने इसलिए बनाया है कि इजराइल का इतिहास आप लोग को बताया जाए। इजराइल का इतिहास 1720 अर्थात 3700 वर्ष पहले से चालू। तब जो यहूदी लोग थे उनके समाज के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे वो लैंड ऑफ इजराइल अर्थात इजराइल की धरती में आके, और उसके बाद अब जो मुख्य घटना यहूदियों के साथ हुआ वो हम आपको बताते हैं।
13 BC, सी अर्थात कॉमन में मोसेस ने मिस्र से इजरायलियों को मिस्र से बुलाया, तो किंतु उस समय उनके पास उतना साधन नहीं था और वो खाना बदोश की जिंदगी बताते थे। वो रेगिस्तान में जो पूरा क्षेत्र है इजराइल और मिस्र के पास वाला इलाका, वो पूरा रेगिस्तान है। पूरे रेगिस्तान में भटकते रहे, 40 वर्ष भटकते रहे। उसके बाद वो इसी तरह इजराइल पहुंचे। फिर 1020 BC में पहली बार यहूदी राजवंश की स्थापना हुई। देखिए मैंने लिखा है जूइश यहूदी राजवंश की स्थापना हुई और सौल इसके पहले बार। उसके बाद 960 BC में इन्होंने अपना पहला मंदिर बनाया। पूरे विश्व में पहले मंदिर का ही चलन था। ये चर्च और मस्जिद के बाद में आए हैं और ये भी यहीं से निकले हैं, ये हम आगे बताएंगे। और इसे यहूदी लोगों का राष्ट्रीय और आध्यात्मिक केंद्र घोषित किया गया। और इसे बनाया किसने? राजा सोलोमन ने, जो कि सौल के पुत्र थे। उन्होंने इसे जेरूसलम में। इसके बाद फिर उस मंदिर को ध्वस्त किया गया, फिर दूसरा मंदिर बनाया गया और बहुत सारी घटनाएं हुई, इतनी विस्तृत में नहीं जाते हैं। अब आते हैं आधुनिक युग में, जब पूरे विश्व में ब्रिटेन का राज था, तो यहाँ भी ब्रिटेन का ही राज था। द्वितीय विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य हारा और ब्रिटेन, रूस और अमेरिका की जो संयुक्त सेना थी वो जीती। उसमें ब्रिटेन ने यहां से अपना राज समेट लिया और इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके पीछे ये भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा यहूदी सताए गए थे, क्योंकि हिटलर यहूदियों को कंटेनमेंट जोन और उनको जेल में डाल के मार रहा था। तो अंग्रेजों ने एक यहूदियों का देश के रूप में उसे मान्यता दी 14 मई 1948 को, और इजराइल एक स्वतंत्र देश हो गया। अब स्वतंत्र होने के अगले ही दिन, देखिए 15 मई 1948 को इजराइल में 5 अरब देश, जो उसके 5 पड़ोसी देश हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सभी मिलके उस पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के बाद क्या हुआ? जिस समय अंग्रेजों ने इजराइल को स्वतंत्र घोषित किया था, उसमें जो इजराइल था वो आज का इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन, इन तीनों को मिला था। अब अरब देशों को ये खल रहा था कि इन सभी मुस्लिम देश के बीच एक यहूदी देश अपने आप का प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। ये जो युद्ध हुआ ये पूरे 1 साल चला है। जुलाई 1949 में इस युद्ध में समझौता हुआ और इस युद्ध में समझौते के तहत इजराइल ने इन 5 अरब देशों की और जमीन हटाई, तो इजराइल की सीमा लगातार बढ़ती चली गई।
अब 1967 में फिर से अरब देशों ने इस पे हमला कर दिया। 6 दिन की युद्ध चली। तो जेरूसलम, इसे यरूशलेम भी कुछ लोग कहते हैं, तो यरूशलेम जो डिवाइडेड था ईस्ट और वेस्ट में, वो दोनों को इजराइल ने अपने कब्जे में लेके मिला दिया। यहाँ भी इजराइल ही जीत गया। उसके बाद 1971 में योम किप्पुर का युद्ध होता है। इस युद्ध में मिस्र और सीरिया ने योम किप्पुर का काफी पवित्र दिन माना जाता है यहूदियों का। वो लोग अपने त्योहार की तैयारी में थे और मिस्र और सीरिया ने उसी रात उन पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के बावजूद इजराइल वहां विजयी हो गया और फिर से मिस्र और सीरिया की सीमाओं को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। तो गोलान हाइट्स जो है वो इसी युद्ध में इजराइल ने, क्योंकि सीरिया का भाग था, अपने कब्जे में लिया। अब आते हैं हमास के साथ उनका टकराव और युद्ध। फुल फ्लेज युद्ध कभी नहीं हुई, क्योंकि हमास में इतनी क्षमता नहीं है, वो गोरिल्ला युद्ध हमेशा करते हैं। कब कब ये 2006, 2008, 2012, 2014 और अभी 2021 में देख रहे हैं। और ये तब से हुई है जब से हमास फिलिस्तीन के चुनाव में विजयी हुई और सत्ता दिखाई। अब फिलिस्तीन के हमास के इतिहास पे भी नजर डाल लेते हैं। यासिर अराफात जो काफी लंबे समय तक फिलिस्तीन पे राज किए, उन्होंने 1964 में फतह नाम का एक गोरिल्ला संगठन बनाया जो कई देशों में फैला हुआ था और अलग अलग देशों में हमेशा वो स्थान बदलते रहते थे, क्योंकि वो गोरिल्ला वो जंगल और झाड़ी से आते थे और इजराइल की सीमा या इजराइल की सेना पे हमला करके फिर से वो दूसरे देश की सीमा में चले जाते। उनका ये लक्ष्य था कि वो फिलिस्तीनियों की मुक्केबाजी। किंतु जनवरी 1988 में जो मुस्लिम ब्रेथरेन संगठन था, उसके जो युवा लोग थे, उन लोगों ने एक न्यू संगठन की घोषणा कर दी। वो आप देख सकते हैं, हरकत अल मुकाउमा अल इस्लाम, जिसको अरब में शॉर्ट फॉर्म में हमास कहते हैं। इसका अरबी में अर्थ होता है जी, अर्थात उत्साह। और तब से ही हमास पूरे विश्व में इसी शॉर्ट फॉर्म के नाम से, बहुत कम लोगों को इसका पूरा नाम पता है। अब हमास और फतह, इन दोनों संगठन के बीच आपस में तनाव बढ़ते गए। फिलिस्तीनियों की आवाज कौन बोलेगा, और उन दोनों के अप्रोच काफी अलग थे। फतह इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा था, क्योंकि उन्हें अपनी क्षमता पता थी। उन्हें थी कि हम गोरिल्ला कर रहे हैं, लेकिन हम एक सेना से, जिसके पास विश्व की सबसे आधुनिक हथियार है, जिसके पास यूएस ब्रिटेन का समर्थन हासिल है, उससे वो सामने से नहीं लड़ सकते। किंतु हमास अटैक करने में विश्वास रखता है और इसे लगता है कि पूरी फिलिस्तीन को इजराइल पे हमला करके और उसे हरा के ही दे, बिना इतिहास को देखे। अब 2005 में, जैसा मैंने पहले बताया, यासिर अराफात का निधन हुआ। वो 2004 में ही हो गया था और उसके बाद इन दोनों गुटों में काफी टकराव बढ़ते गए। अब 25 जनवरी 2006 को
फिलिस्तीन में विधायक के चुनाव, जिसे आप विधानसभा कर दीजिए, वो एक स्वायत्त क्षेत्र इजराइल ने समझौते की तरफ से दिया है, जिसमें हमास विजयी हो गया। अब यहां पे क्या हुआ, हमास के साथ फतह वाले जो अधिकारी थे, वो लोग मंत्री पद में तो आए, किंतु उनके साथ काम करने में इच्छुक नहीं थे। उनको लग रहा था कि अब उनकी जो कंट्रोल थी फिलिस्तीनियों पे वो समाप्त हो, ये अंदर खाने खींचतान चलती रही। और मैं बता दूं कि ये सभी सुन्नी मुसलमान हैं, तो मुस्लिम गुट अभी एक दूसरे के साथ अक्सर लोग कहते हैं नहीं रहते, वो यहाँ भी चरितार्थ हो रहा है। ये शिया सुन्नी फिर देवबंदी बरेलवी और इस तरह से इनके डिवीजन और आपस में ये लड़ते ही रहते। जून 2007 में हमास के लड़ाकों ने पूरे गाजा पट्टी पर अपना कब्जा, और जितने फतह के अधिकारी सरकार में शामिल थे सबको हटा। अब फतह वालों ने एक अपना दिखावटी नेम से फिलिस्तीन अथॉरिटी बना रखा है, जिसके राष्ट्रपति अब्बास भी नहीं, किंतु में जन समर्थन या प्रशासनिक कंट्रोल या ग्रिप गाजा पट्टी में नहीं। वो लोग यरूशलेम के रमल्ला में रहते हैं। तब से जैसा मैंने कहा कि ये हमास पूरे गाजा पट्टी में शासन करता है। अब यदि हमास का लोगो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अगला मैं बता रहा हूं वो कॉन्फ्लिक्ट का, इस संघर्ष का केंद्र बिंदु क्या है। ये देखिए मेरे अगले स्लाइड में मैंने एक मस्जिद अल अक्स का इमेज डाला है, और हमास के लोगों में भी यही मस्जिद। अब जो संघर्ष का केंद्र बिंदु है वो ये मस्जिद, मुस्लिम इसे अल अक्स मस्जिद कहते हैं, किंतु यहूदी इस पूरे क्षेत्र को टेम्पल माउंट कहते हैं, अर्थात माउंट। वो केवल इस मस्जिद की बात नहीं कर रहे, जैसा भारत में हो वो राम मंदिर के लिए हुआ था कि वो हिंदू केवल एक पर्टिकुलर राम मंदिर के लिए, जिसके उसको ध्वस्त करके बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था, उसके लिए संघर्ष कर रही थी। ये पूरे क्षेत्र को टेम्पल माउंट यहूदी मानते हैं, उसमें ये एक मस्जिद भी है। जैसे आप काशी विश्वनाथ क्षेत्र की दे दिए, पूरी जो क्षेत्र है उस पर कागजी हिंदू का कब्जा है, किंतु जिस ज्ञानवापी मस्जिद वो औरंगजेब ने तोड़ के बनवाया उसके ऊपरी भाग पर मुस्लिम। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का दृश्य बन रहा है। उस मस्जिद को मुस्लिम ना पवित्र मस्जिद मानते हैं, और यहूदी उस पूरे क्षेत्र को मंदिर मानते हैं। वो यरूशलेम के पुराने सिटी पे बसा हुआ है, पूरा पठार है, इसको उस पूरे क्षेत्र को ये मुस्लिम हराम अल शरीफ कहते हैं। जैसा बताया मैंने बताया कि यहूदी उसे टेम्पल माउंट। अब चूंकि रमजान का महीना चल रहा था, मुस्लिम उसमें नमाज पढ़ने दी जाती है, और इजरायली उन्हें जाने देता, किंतु इजराइल की सेना सारी सुरक्षा जांच के बाद ही उसमें जाने दी। अब मुस्लिम का कहना है कि इजराइल की पुलिस अल अक्स मस्जिद में
बूट के साथ, जूते के साथ पहुंची और वहां एक जो मुस्लिम नमाजी था उससे रोक दिया, उसे नमाज नहीं। और आप इस चित्र में देख सकते हैं कि देखिए पत्थरबाजी चल रही है। ये जो मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए आए थे सब पत्थर मार रहे हैं। और उधर से देखिए इजराइल की पुलिस है, गन फायर और बैलेट गन इस तरह से फायरिंग कर रही है। देखिए धुआं भी उससे आ रहा है। अब इस घटना के बाद अरब में जो रमजान का महीना चल रहा है उसे रमजान कहते हैं। भारत में भी वो जगह आप देखेंगे कि मुस्लिम भी अब उसे रमजान कहते हैं। तो भारत के मुस्लिम को अरब से हमेशा इंस्पायरेशन मिलता है। वो अरब की हर चीज को वो कॉपी करने के लिए ललायत रहते हैं। अब जो हमास आतंकी संगठन है उसने इन सभी फोटोज को देखा, वीडियोज को देखा उस दिन की घटना की। और उसके बाद ये सोमवार की घटना हुई है, आज शुक्रवार हो गया। तो उसके बाद उसने हमले शुरू हुए। यहाँ पे जो इजराइल का इंटेलिजेंस है वो फेल हो। वो इजराइल डिफेंस फोर्सेज, इजराइल की इंटेलिजेंस को मैनेज करती है। उन्हें पहले ये लग रहा था कि हमास हमला नहीं करेगा और हमास अपने शासन पर ध्यान देगा। और उसी लिए जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेज के अध्यक्ष हैं वो वाशिंगटन के दौरे पर जाने वाले। उनका दौरा तय था। वहाँ बाइडेन प्रशासन को इजराइल और उसके आसपास के जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके बारे में उन्हें बताना था। ये सभी चीजें हो रही थी, किंतु इन सबके बीच सोमवार की शाम हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हालांकि इजराइल में रॉकेट इंटरसेप्टर, उसे कहते हैं आयरन डोम रॉकेट इंटरसेप्टर, लगा हुआ है जो कि आज से 10 वर्ष पहले लगा था और वो काफी सफल है। वो हजारों नहीं तो सैकड़ों लोगों की जान तो बचाता ही है। वो रॉकेट इंटरसेप्टर पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। वो डिटेक्ट करता है कि किस रॉकेट को सेफ लैंडिंग के लिए जाना है और किस रॉकेट को उसे थ्रस्ट करना है। उसे लगता है कि जो रॉकेट नो ह्यूमन जो जहां कोई व्यक्ति नहीं है वहां गिरेगा उससे वो जाने देता है। और उसे लगता है कि जो रॉकेट किसी घर या जहां हम रहते हैं या घनी आबादी में गिरेगा उसे वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तब से काफी रॉकेट्स इसराइल के आयरन डोम रॉकेट इंटरसेप्टर ने ध्वस्त किए। तो तक की रिपोर्ट बता रही है कि 119 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 8 इजराइल की तरफ से भी नुकसान हुआ है। उसमें कुछ विदेशी भी हैं, इसमें एक भारतीय महिला भी है, सौम्या संतोष। इजराइल बहुत सख्त है इस पे और किसी भी कीमत पे हमास को बखसना नहीं चाहता है। हमास युद्ध विराम की घोषणा कर रखा है। वो रूस के विदेश मंत्री से भी बात किया है, यूएस से भी बात किया है, किंतु इजराइल उसे पूरा सबक सिखाना चाहता है। संघर्ष का जो केंद्र बिंदु था मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।